नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जेन्युइन क्लासेस पर। राधे राधे सभी को, सुप्रभात। मैं आशुतोष शर्मा आपके साथ बिल्कुल लाइव जुड़ा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। फटाफट से राधे राधे करके अपनी प्रेजेंट कर दीजिए, उपस्थिति दर्ज करा दीजिए सभी बच्चे। बता दीजिए कैसे हैं सभी बच्चे, पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है आपकी। संधि का हमने जो टॉपिक किया है वो आपका कैसा चल रहा है, बता दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। और फिर हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। बिल्कुल मीनाक्षी, राधे राधे। सुरेंद्र बिश्नोई, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल स्वागत है सभी का आपके अपने बिल्कुल ऑनलाइन एप्लीकेशन जेन्युइन क्लासेस पर। फरियाद, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र ठाकुर। हेलो नमस्कार। नीलम, नानियन, गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र सर, आज तक लाइव क्लास लेते क्यों नहीं? हेलो कार्तिक मीना, हेलो हेलो धर्मेंद्र। अजय, नेहा, गुड मॉर्निंग। राधे राधे अजय। गौतम बुनकर, राधे राधे। सभी का स्वागत है भाई। जैसा कि आपको फिर मैं बता देता हूँ, मैं मालपुरा से यहाँ पर आता हूँ जो पर है, तो मैं संडे टू संडे आपकी लाइव क्लास लूँगा। हाँ, नमस्कार। और बीच में अगर कोई छुट्टी आती है तो उस दिन भी आपकी लाइव क्लास होगी। बाकी आपको 6 डेज़ है ना, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। राधे राधे नेहा, नीतू, बिल्कुल नीलम। सर रोज़ लाइव क्यों नहीं लेते? मेरा जहाँ मैं रहता हूँ ना बेटा, डिग्गी मालपुरा आपने नाम सुना होगा ना, वो 100 किलोमीटर दूर है, तो डेली अप डाउन पॉसिबल नहीं है ना? हाँ, फिर मेरी वो जगह भी क्लासेस है, ऑफलाइन में भी, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं, है ना? बिल्कुल आपके आशु सर आपके साथ आ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं ना प्यारे बच्चों, वो बहुत अच्छा टॉपिक है और शुरुआत का टॉपिक है वो, है ना? संधि में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? संधि में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? संधि अच्छे से समझ में आई ना आपको? बता दीजिए मुझे। बिल्कुल मैं लाइव हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। जय श्री बालाजी नरेंद्र कुमार, जय श्री बालाजी भाई, स्वागत है सभी का, स्वागत है। बिल्कुल मैं आपके मैसेज इधर भी देख सकता हूँ, दोनों तरफ मेरे पास है। बिल्कुल, है ना? सुरेंद्र बिश्नोई, नहीं आई समझ। क्या समझ में नहीं आया? थोड़ा कमेंट में बताएँगे क्या चीज़ समझ में नहीं? बता दीजिए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। महेंद्र ठाकुर, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल स्वागत है सभी का, प्यारे-प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है। हाँ, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भाषा व वर्ण विचार। भाषा व वर्ण विचार। और ये वो टॉपिक है जो हम कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण के मूल टॉपिक है। क्या है? हिंदी व्याकरण के मूल टॉपिक है, मूल आधार है ना? तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या है ना? समझिएगा। व्यंजन संधि बताओ फिर से। बिल्कुल, बिल्कुल आप क्लास को एक बार दोबारा देखिएगा। आपका कोई प्रश्न है तो उसको यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, उस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको करा देंगे। ठीक है ना? क्लास को दोबारा देखिए, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप निश्चिंत रहिए ना। क्योंकि व्यंजन संधि जो है ना बच्चों, उसमें जब तक आप व्यंजनों को याद नहीं करोगे ना पूरे, तब तक क्लियर नहीं होगा। क्योंकि उसमें आता है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, है ना? क वर्ग का, च वर्ग का, तो वो 1-2 बार आपका कंटिन्यू अभ्यास में रहेगा ना, प्रैक्टिस में रहेगा तो हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना? धर्मेंद्र ठाकुर बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं भाषा और वर्ण विचार की। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से देखिए, भाषा जो है, क्या है भाषा? आप और हम जो बात कर रहे हैं, वह क्या है? क्या है वह? वह है संप्रेषण। वह क्या है? संप्रेषण। आप और हम जो बात कर रहे हैं वह क्या है? संप्रेषण। और इस संप्रेषण का माध्यम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? भाषा है। संप्रेषण का माध्यम क्या है? भाषा है। अब भाषा को हम कैसे, अगर हम इसका व्याकरणिक दृष्टि से देखें ना, तो आप यहां से देखोगे कि भाषा जो है संस्कृत के, किसके? संस्कृत के, संस्कृत के भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से इसका निर्माण हुआ है। भाष धातु से इसका निर्माण हुआ है। और इस भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? बोलना इसका अर्थ होता है। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द बनी है, ठीक है। और उससे क्या होता है? इसका भाष जो धातु, इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। अर्थात भाषा का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? बोलना। अब अगर हम इसको परिभाषा में व्यक्त करें तो क्या होगा? परिभाषा में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा। जो आपने पढ़ा भी है, क्या है?
विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। क्या है? विचारों के आदान विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। आदान प्रदान का माध्यम क्या हो गई? भाषा हो गई। क्या हो गई? भाषा हो गई। मैं लिखाऊंगा भी आपको, ठीक है, मैं आपको लिखाऊंगा भी, ठीक है, ये समझ रहे हैं हम, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसके अलावा मैं आपको लिखाऊंगा भी, तो बिल्कुल समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या हो गया? आपके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम आपकी भाषा हो गई। अब विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है, क्या होता है, बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना, ठीक है। तो विचारों का जो आदान प्रदान होता है ना प्यारे विद्यार्थियों, वह 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। भाई आज पहली क्लास नहीं, से पहले हो चुकी, ठीक है। तो भाषा जो है, इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? इस हिसाब से 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं भाषा को? 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? पहला कौन सा हो गया अपनी? मौखिक। क्या हो गई अपने प्यारे विद्यार्थियों? मौखिक भाषा। दूसरी क्या हो जाती है अपने? लिखित भाषा। लिखित हो गई ना दूसरी, लिखित भाषा। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो सांकेतिक भाषा होती है। कौन सी होती है? सांकेतिक। पहले समझेंगे, उसके बाद इसका लिखाऊंगा मैं आप सबको, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब हम थोड़ा सा इतिहास के पास जाते हैं, है ना। इतिहास को समझते हैं, इतिहास को समझेंगे तो भाषा का भी क्या है? इतिहास होता है। हर विषय का अपना एक इतिहास होता है। नमस्कार भाई लेखराज मधु, बिल्कुल स्वागत है। हर विषय वस्तु का क्या होता है? एक इतिहास होता है। और जब आप उस इतिहास को पढ़ते हो तो आपको उसके मूर्त रूप का, आपके मूल रूप का भी क्या चलता है? पता चलता है। अब आज से अगर हम बहुत समय पहले की बात करें तो क्या भाषा का प्रादुर्भाव हो चुका था क्या? भाषा का निर्माण हो चुका था क्या? नहीं हो चुका था। इसे हम एक छोटे से शिशु से समझते हैं। किससे समझते हैं? एक छोटे से शिशु से। एक जो बच्चा होता है, कोई बच्चा हुआ है, नवजात है, यानी उसका जन्म हुआ है, वो अभी 2 से 3 महीने का है, तब वह क्या अपने मम्मी को बोल सकता है कि अपनी माताजी को बोल सकता है कि मुझे भूख लगी है, दूध पीना है? बोलेगा क्या? नहीं। वह कैसे बोलेगा? माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चा भूखा है? वह रोने लगेगा। क्या करने लगेगा? रोने लगेगा। और उसके रोने से माँ को क्या लगेगा कि बच्चा क्या है? भूखा है, और वह उसे क्या पिलाएगी? दूध पिलाएगी। ठीक है, बच्चे को बोलने की आवश्यकता हुई क्या? नहीं हुई। मान लीजिए बच्चा रो रहा है, माँ ने दूध पिलाया, लेकिन फिर भी बच्चा चुप नहीं हो रहा, इसका मतलब बच्चे को कोई और परेशानी है। बच्चे को कोई और परेशानी है। फिर क्या कहेगी माँ? लगता है इसके पेट में दर्द हो रहा है। माँ क्या बोली? लगता है इसके पेट में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। फिर वह क्या करेगी? डॉक्टर के पास लेके जाएगी, ठीक है, और वहां दिखाएगी। और डॉक्टर वहां पर उसकी स्थिति को देख करके, ऑब्जर्व करके उसे क्या करेगा? दवाई करेगा। तो क्या बच्चे ने यहाँ बताया है क्या? नहीं। लेकिन वह माँ कैसे समझी? संकेतों के माध्यम से। कैसे समझी माँ? संकेत के माध्यम से। इसके माध्यम से, संकेत के माध्यम। तो संकेतों के माध्यम से जब हम अपने भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा के कौन से रूप में आता है? आपके सांकेतिक रूप में आता है। किस में आता है प्यारे विद्यार्थियों? सांकेतिक रूप में आता है। सांकेत सही दिख नहीं रहा, मैं इसको लिख देता हूँ, कलर गलत चूज कर लिया मैंने, है ना, ग्रीन वाला ले लेते। संकेत, ठीक है। संकेत के माध्यम से। यहां तक समझ में आया? क्लियर है सभी के? अब बड़े ध्यान से देखना, संकेत को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आंगिक, एक तो होता है आंगिक, और एक कौन सा होता है आपके? एक तो होता है आपके, यहां देखिए बड़े ध्यान से, एक तो होता है आपके आंगिक, और एक कौन सा होता है आपके? निर्देशित। और निर्देशित को निर्देशित ना कह के अगर हम चिन्हित भी कह दें, क्या कह दें? चिन्हित। चिन्हित, है ना, तो भी ठीक रहेगा। निर्देशित की अपेक्षा अगर आप इसको चिन्हित कह दे तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ठीक है, हाँ भाई विकास, राम राम, राधे राधे, सभी का स्वागत है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आंगिक और निर्देशित ये किसके हो गए? संकेत के हो गए। अब हम
आंगिक तो हमने समझ लिया, कैसे बच्चा रोने लगा, चेष्टाएं करने लगा विभिन्न प्रकार की। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस, मान लीजिए आपके प्रश्न आ जाता है कि संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना या अपनी बात कहने का तरीका आपको समाज के किस वर्ग में या हाँ, मतलब किस वर्ग में दिखाई देता है, तो आप क्या देंगे? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? वो ऐसा थोड़ा ना बोलती है, "अरे बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो", नहीं, वह क्या करेगी? केवल एक विसल के द्वारा और हाथ के इशारे से क्या करता है? आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है। अगर उसको किसी को रोकना हो तो वो ये निशान करेगा, आगे बढ़ना है तो ये निशान करेगा। ठीक है, ये तो ट्रैफिक पुलिस हो गई। बात करते हैं हम हमारी। ठीक है, हम कैसे भाषाओं का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको किसी को बुलाना है तो आप क्या करते हो? किसी को भेजना है तो ये करते कि नहीं करते हैं, है ना? इशारों के माध्यम, बिल्कुल, है ना? तो क्या करते हैं हम? बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 या 3 व्यक्ति बात कर रहे हैं। 3 व्यक्ति में से 2 मित्र हैं और एक जो है वह मित्र तो है लेकिन इतना खास नहीं है। तो जब कोई उन दोनों में से कोई बात बताना चाह रहा हो और दूसरा मना करता, तो इशारे से वो मना कर देगा। करता है ना? तो वहाँ उसने बोला क्या? नहीं, कैसे किया? इशारों से। तो ये सब किस में आता है? आपके सांकेतिक भाषा के रूप में आता है। किसमें आता है? सांकेतिक। आंगिक विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं द्वारा बुलाना, जाना, रोकना, ये सब किसमें आ गया? आपके आंगिक में। अब बात करते हैं निर्देशित। निर्देशित या चिन्हित। तो निर्देशित या चिन्हित क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? बड़े ध्यान से देखना और समझना। निर्देशित या चिन्हित, आपने देखा, आप बाइक से या कार ड्राइविंग करते हुए कहीं जा रहे हो, तो वहां जैसे ही घुमाव आता है तो घुमाव के लिए एक ऐसा एरो का चिन्ह आता है। आता है कि नहीं आता? कि घुमाव है। आता है कि नहीं आता? जहां रुकना होता है वहां स्टॉप का इस तरह का लगा हुआ होता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना? तो ये सब चिन्ह, इन चिन्ह को देख के आप समझते हो। आप और तो कुछ नहीं, आप 3 जो लाइटें होती है आपके, होती है ना? उन तीनों लाइट के माध्यम से आप समझते हैं, रेड का मतलब क्या होता है? रेड सिग्नल, रुकना है ना? क्या होता है? रुकना है। क्या होता है? रुकना है। ग्रीन का मतलब जाना है। ट्रेन को देखते हो, अगर रेड है तो मतलब रुकना है और ग्रीन हो गई तो जाना है। होता है कि नहीं होता? तो ये सब क्या है? आपके चिन्हित संकेत हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके सांकेतिक भाषा के रूप में आते हैं। किसमें आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सांकेतिक भाषा के रूप के अंदर ये सब आते हैं। इनको बड़े ध्यान से देखना है आपको और समझना है। ठीक है ना? एक मिनट बेटा, बड़े ध्यान से देखना है और समझना है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हाँ, ठीक है। तो ये तो हो गया संकेत का। अब हम बात करते हैं कि पहले के जमाने में भाषा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब आप सब कहोगे सर भाषा से इतने प्रश्न, भाई भाषा आपकी व्याकरण का मूल है, आधार है, यहीं से तो पूरी व्याकरण निकली है ना? तो हम इसको अच्छे से गहनता से समझेंगे। ठीक है। अब जैसे कि आदिवासी जो था, या आदि माफ कीजिएगा, आदि मानव जो था, आदि मानव जो था उसके पास क्या था? बोलने का हुनर नहीं था, उसको पता नहीं था कि बोला कैसे जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता? विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल करके, ध्वनियां निकाल करके, ध्यान रखना एक चीज को, यहाँ पे आंगिक में ध्वनि भी आ गई। बच्चा रो रहा है, उआ उआ करके रो रहा है, तो वहां पर ध्वनि निकल, इसका मतलब वह मौखिक में नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना। वह आपके मौखिक में नहीं आएगा, वह सांकेतिक में ही आएगा, क्योंकि वहां पर मौखिक में किसी प्रकार ध्वनि तो निकल रही है लेकिन सार्थक ध्वनि नहीं निकल रही। समझना, क्या नहीं निकल रही? सार्थिक सार्थक ध्वनि नहीं निकल रही, तो वह किसमें आएगा? संकेत में। तो पहले जो आदि मानव था वह क्या करता था? विभिन्न प्रकार के इशारों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के द्वारा एक दूसरे को क्या करता था? संदेश प्रेषित करता था। तो वह भी सांकेतिक था। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब उसकी जीवा, मुख अवयवों के, मुख में जो विभिन्न प्रकार के क्या है? अवयव है। अवयव क्या? जीभ, दांत, तालु, है ना, होठ, इनका जब उसे क्या हुआ, किसी न किसी प्रकार प्रयत्न किया होगा, तो क्या निकली? ध्वनि निकली। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अगर प बोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों होठों को मिला करके हटाना पड़ेगा। प बोला ना आपने? क्या आप बिना होठों को मिलाए प का उच्चारण कर सकते हो क्या? बताइए मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो बोलने के लिए, ध्वनि के लिए जो माध्यम बने वे क्या बने? होठ बने। क्या बने? वह होठ बने। तो ये होठ क्या हो गए? आपके अव्यय हो गए। क्या हो गए? अव्यय हो गए। अगर जैसे आपको वह बोलना है, वह वकील वाला वह, है ना, तो आपके दांतों को आपके होठों के स्पर्श करना पड़ेगा।
जब तक दांत और होठ का स्पर्श नहीं होगा तब तक आप व का उच्चारण नहीं कर पाओगे। चाहे तो आप बोल करके देख सकते हैं। नहीं बोल पा रहे हैं ना? क्यों नहीं बोल क्यों क्यों नहीं बोल पा रहे आप? क्योंकि आप मुख के उन अवयवों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल हाँ। नहीं हो पा रहा है ना? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मुख के अवयवों के बिना ध्वनि नहीं निकलेगी, है ना? ठीक है। तो ये अब आप बात करते हैं अपन मौखिक ध्वनि की। ठीक है। अब मौखिक का जो मूल है वह क्या है आपके बताइए? मौखिक का ध्वनि क्या है आपके? ध्वनि। ध्वनि से फिर क्या बनेगा बताइए? नहीं बोल पा रहे हैं नीलम, बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं ना, है ना? तो मौखिक में सबसे पहले तो आपके आता है क्या? ध्वनि। और ध्वनि से पहले भी हम लेते हैं यहाँ पे वाचन को। ध्वनि से पहले मौखिक में क्या होता है? वाचन होता है, यानी बोलना, है ना? वाचन से क्या निकलती है? ध्वनि। और ध्वनि से भाषा का जो रूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब हम तो पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हम उसे हिंदी कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लिखित रूप की, तो लिखित रूप में लिखित का मूल क्या होता है? आपकी लिपि होती है। क्या होता है? लिपि होती है। क्या होती है बच्चों? लिपि होती है ना? और अगर लिपि के मूल की बात करें तो लिपि का मूल क्या होता है? वर्ण होता है। वर्णों की सहायता से ही तो कोई किसी प्रकार की लिपि, और हमारी लिपि कौन सी है यहाँ पर? देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। हमारी लिपि कौन सी है यहाँ पर? देवनागरी हमारी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है आपके? देवनागरी लिपि है। ठीक है ना? जबकि अगर हम बात करें कि सांकेतिक भाषा की कोई लिपि, तो इसकी कोई लिपि नहीं होती है। क्या होती है आपके? सार्वभौमिक होती है। क्या होती है? सार्वभौमिक होती है। अभी बताऊंगा सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब कि अगर किसी को रोकना हो तो आप विश्व में कहीं भी चल जाइए, रोकने के लिए इसी प्रकार का इशारा किया जाएगा, बुलाने के लिए इसी प्रकार का इशारा किया जाएगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि अमेरिका में बुलाने के लिए ऐसा किया जाता है और भारत में ऐसा किया जाता है, नहीं किया जाता ना। तो सार्वभौमिक संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार से जिसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब सबसे ऊपर आप हेडिंग डालिए भाषा, और मैं जो परिभाषा लिखा रहा हूं उसको लिखिए। गुड मॉर्निंग एकता। चंद्रकला, बिल्कुल देवनागरी, वेरी गुड। लिखिए भाषा की परिभाषा लिखेंगे हम। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिए भाषा, और उसकी परिभाषा लिखिएगा। भाषा करके डैश करके लिखो। भाषा शब्द भाषा शब्द संस्कृत की भाषा शब्द संस्कृत की भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ जिसका अर्थ बोलना होता है। जिसका अर्थ बोलना होता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बोलना होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ बोलना होता है। अब लिखो इसके नीचे परिभाषा। ये तो भाषा शब्द का हमने क्या किया है? भाषा शब्द के बारे में इसकी उत्पत्ति बताइए। कहां से हुई उत्पत्ति? संस्कृत की भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ बोलना होता है। अब लिखेंगे हम परिभाषा। तो अब नीचे लिखिए परिभाषा, और परिभाषा में लिखना शुरू कीजिए। मानवीय उच्चारण स्थानों से मानवीय उच्चारण स्थानों से मानवीय उच्चारण स्थानों से निकलने वाली मानवीय उच्चारण स्थानों से निकलने वाली ध्वनि
मानवीय उच्चारण स्थानों से निकलने वाली ध्वनि जिससे हम जिससे हम विचार विनिमय जिससे हम विचार विनिमय एवं जिससे हम विचार विनिमय एवं भाव संप्रेषण करते हैं जिससे हम विचार विनिमय एवं भाव संप्रेषण करते हैं भाषा कहलाती है। मानवीय मानवीय उच्चारण स्थानों से निकलने वाली वह ध्वनि जिससे हम विचार विनिमय या भाव संप्रेषण करते हैं जिससे हम विचार विनिमय या भाव संप्रेषण करते हैं वह भाषा कहलाती है। लिख लिया यहां तक? फटाफट यस या नो में आंसर दे दीजिए। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, अब लिखिए भाषा के प्रकार या भाषा के रूप। भाषा के रूप आ जाए या भाषा के प्रकार आ जाए, एक ही चीज है। ठीक है, क्या लिखेंगे? भाषा के रूप या भाषा के प्रकार। और ये वाला उतार लीजिए। पहले मौखिक लिख के, मौखिक का मूल वाचन। मौखिक में क्या होता है? वाचन होता है, बोलना होता है। बोलने पर क्या होता है? ध्वनि निकलती है। ध्वनि जो हम निकलती है वह भाषा कहलाती है, लेकिन हमारी भाषा हिंदी है तो इसलिए हमने नहीं लिखा। लिखित रूप में लिपि, लिपि से वर्ण, और वर्ण क्या होते हैं? देवनागरी, जो कि लिपि का एक प्रकार है। फिर ये सांकेतिक, जिसमें संकेत होते हैं। संकेत में आंगिक और चिन्हित या निर्देशित, जो कि क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, है ना? क्या होते हैं? सार्वभौमिक। इसको उतारिए फटाफट, और उतारते मुझे बताइए। राधे राधे शिवांगी। फटाफट से लिख ले तो बताएं, फिर हम आगे वर्ण शुरू करने वाले हैं। ये भाषा थी, है ना? वर्ण शुरू करने वाले हैं हम। वर्ण शुरू करने वाले, भाषा हमारा लगभग हो गया है। भाषा के बारे में इतना सही है। वर्ण के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। वर्ण की लगभग 3 से 4 क्लासें होने वाली है आपकी। वर्ण जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो जिन बच्चों को संधि में दिक्कत आ रही है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा आपका, निश्चिंत रहो, है ना? हाँ, संधि का टॉपिक इसलिए पहले कराया है क्योंकि वो बड़ा टॉपिक रहता है, तो अब आप उसका कंटिन्यू अभ्यास करोगे तो लास्ट तक आप इतना बहुत परफेक्ट हो जाओगे। हो गया? चलो हम बात करते हैं वर्ण की। क्या है वर्ण? बता दीजिए। सर हर संडे को क्लास का टाइम यही है। बिल्कुल बिल्कुल, 5 या 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बाकी सेम रहने वाला है प्यारे बच्चों, है ना? देखिए वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे सूक्ष्मतम, भाषा की सूक्ष्मतम व अभिवाजित अविभाजित, भाषा की भाषा की हम व अविभाजित अविभाजित इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। वर्ण कह यानी भाषा की सूक्ष्मतम। बिल्कुल विकास कर रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को माना जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन हम जिस स्तर पर पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो वहां हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सूक्ष्मतम छोटी तो हो गई, लेकिन अविभाजित, जिसका और विभाजन नहीं किया जा सके, वह क्या कहलाएगा? आपके वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आपके वर्ण कहलाएगा।
अब जैसे कि हम इसको समझते हैं कि सूक्ष्मतम सबसे छोटी कैसे है ना? तो देखो सबसे पहले क्या हम देखते हैं कि भाषा क्या है आपके पास? भाषा है। भाषा को प्रकट करने का माध्यम क्या है? विचार है। भाषा को है ना? भाषा क्या है? ठीक है। विचार कैसे प्रकट करेंगे हम? वाक्य के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से। वाक्य किससे बनेंगे आपके? शब्द से। किससे बनेंगे? शब्द से। शब्दों से। शब्द किससे बनेंगे आपके? बताइए। अक्षरों से। और अक्षर किससे बनेंगे आपके? वर्ण से। तो वर्णों का निर्माण कुछ नहीं। बताइए, देखिए। भाषा जो है, भाषा को प्रकट करने का माध्यम विचार है। विचारों को प्रकट किसके माध्यम से करेंगे? वाक्यों के माध्यम से। वाक्य भी कैसा? सार्थक हो। सार्थक वाक्य कब बनेगा? जब शब्द सार्थक होगा। शब्द सार्थक कब होगा? जब अक्षर सार्थक होगा। और अक्षर सार्थक कब होगा? जब वह वर्ण होगा। और वर्ण के फिर क्या नहीं किए जा सकते? टुकड़े नहीं किए। क्या नहीं किए जा सकते? वर्ण के फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है ना? समझ में आया यहां तक? यस या नो में आंसर दीजिए फटाफट से। राधे श्याम मेघवाल, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बताइए, समझ में आया ये? भाषा की सूक्ष्मतम व अभिजात अविभाजित इकाई जो है वह क्या कहलाती है आपके? वर्ण कहलाती है। इसको हम बिल्कुल आसानी से और आगे पढ़ने वाले हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है ना? अब देखिए, मैं आपको यहां कुछ प्रश्न दे रहा हूं, उन प्रश्नों को बताना। बिल्कुल, उन प्रश्नों के उत्तर देना। नेक्स्ट पेज पे प्रश्न बता रहा पूछ रहा हूं आपसे, है ना? उन प्रश्न के उत्तर देना। पहला प्रश्न है आपके, भाषा का सबसे संगठित रूप। मान लीजिए आपकी ये प्रश्न आ गया कि भाषा का सबसे संगठित रूप कौन सा है? आप क्या बताएंगे? आंसर दीजिए फटाफट। बिल्कुल, मैं पूरी क्लास को जाने से पहले 10 मिनट का टाइम लेके रिपीट करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जो बाद में बच्चे जुड़े हैं ना, आप लाइव में जुड़ रहे हो ना, आप बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरी क्लास को रिपीट करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। अभी यहां देखिए, भाषा का सबसे संगठित रूप कौन सा है? बता दीजिए मुझे फटाफट से। क्या कहेंगे? भाषा का सबसे संगठित रूप। सोना नायक ने दिया है वाक्य, और गौतम बुनकर विचार, शिवांगी शिवानी मीणा विचार, प्रेम शेरावत विचार। देखिए, सोना ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है प्यारे विद्यार्थियों। भाषा का सबसे संगठित रूप क्या होता है? वाक्य होता है। क्या होता है? सबसे संगठित रूप। कैसे है इसको यहां समझना। सबसे पहले वर्ण, वर्ण से बना अक्षर, अक्षर से बना शब्द, और इन तीनों के मेल से क्या बना है? वाक्य। या तो प्रकट हो गया, या बना क्या है? संगठित रूप क्या बना? वह क्या है? वाक्य। क्या है वह? वाक्य है। यह प्रश्न बनते हैं ऐसे आपके एग्जाम में, इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं। क्या होगा बताओ? वाक्य। भाषा का सबसे संगठित रूप अगर प्रश्न आ जाए, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए वहां पर? वाक्य होना चाहिए। क्लियर कर लीजिए। और एक बात और बता दूं, अगर आपका आंसर यहां गलत आ रहा है ना, कोई घबराने की बात नहीं, आप यहाँ सीखने ही तो आए हो ना। गलत हो रहा है, होने दो। गलत हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गलत यहां पर हो जाने दो, है ना? एग्जाम में, मेन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए अपना, क्योंकि मेन एग्जाम में गलत हो गया तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो जितनी गलतियां करनी है यहीं कर लो। आगे जहां जब एग्जाम में बैठो ना, तो फिर ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये। समझ गए? क्लियर है सभी बच्चों के? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, गलत से के आगे ही तो सही होता है, बिल्कुल। तो हमारा जो प्रश्न था, क्या था हमारा प्रश्न? कि भाषा का सबसे संगठित रूप क्या हो गया आपके? वाक्य हो गया। अब हम बात करते हैं एक और प्रश्न की। भाषा की भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। ये प्रश्न आपके पास आ गया, इसका आंसर बताइए फटाफट।
भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, बताइए फटाफट। वर्ण, विकास का वर्ण आया है। फरियाद मोहम्मद वर्ण, प्रेम का वर्ण, एकता का वर्ण, वर्ण वर्ण वर्ण। दीजिए आंसर दीजिए, 28 बच्चे अभी ऑनलाइन हैं, 28 से भी ज्यादा हैं। बिल्कुल बताइए, आप सबका आना चाहिए। देखिए, भाषा की सबसे छोटी सार्थक पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, शब्द पे ध्यान दीजिए। क्या पूछा है? हाँ बिल्कुल, सोना नायक का सही है। क्या होगा? शब्द। भाई सोना के दोनों ही आंसर सही हैं, तो सोना के लिए एक बार आप फटाफट से क्लेपिंग कर दीजिए। इसमें एक इमोजी आता होगा क्लेपिंग का, ताली बजाने का, तो वो कर दीजिए। बहुत अच्छा। क्या होता है? शब्द। भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है वो शब्द होती है। अब कहोगे कैसे? देखिए, वर्ण, वर्ण भी क्या है? दो का मेल है। क्या है? दो का मेल है। उन दो के मेल से क्या बनता है? अक्षर बनता है। और अक्षरों के क्या मिलने से एक सार्थक, सार्थ क्या बनता है? शब्द बनता है। सार्थ क्या बनता है? शब्द बनता है। वही सार्थक शब्द पूर्ण रूप से होता है। क्या होता है? और यहां प्रश्न क्या है? सबसे छोटी सार्थक इकाई, अर्थ के सहित जो इकाई होती है वह शब्द होती है। क्या होती है? शब्द ही तो होती है। अब जैसे कि हम यहां पर देखिएगा, मैंने लिखा यहां पर राम। यहां पे क्या लिखा मैंने? राम। राम लिखा है तो यह विभिन्न प्रकार के अक्षरों से मिलकर बना है। र, आ की मात्रा, फिर मैं, फिर उसमें ए, यही है ना? तो ये एक सार्थक एक नाम को बता रहा है ना, राम। आप इसको ईश्वर से ले सकते हो, किसी के नाम से ले सकते हो। ठीक है, तो राम क्या हो गया यहां पर? सर जी अभी क्या है ना, पढ़ रहे हैं। अरे शुरुआत कहीं से हो। दो चीज जीवन में हमेशा ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूं। दो चीजों का ध्यान रखना। हमेशा जब भी पढ़ो, किसी भी शिक्षक से पढ़ो, तो ये समझ के पढ़ना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं यहां सीखने आया हूं। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आता है, तो फिर क्या होगा कि जब टीचर पढ़ा रहा होगा ना, तो आपको उसकी बातों पर ध्यान नहीं जाएगा। अरे हाँ आता है आता है, और पता नहीं वह शिक्षक कब कौन सी ऐसी रहस्यमय बात बता दे, ऐसी बात बता दे जो आपको नहीं पता है, और वह आपकी छूट जाए। है ना? तो विशेष ध्यान रखना, जब भी पढ़ो तो पूरा कंसंट्रेशन, पूरा आपका जो ध्यान एकाग्रता होती है वह शिक्षक के बोलने पे और आपके सामने जो बोर्ड है उस पर होना चाहिए। तब आपको फिर सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। है ना? और बात है कि जैसे कि हमें कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ सीखने ही तो आ रहे हो। अरे छोटा बच्चा नर्सरी केजी में जाता है तो उसको ए एन आर कै कबूतर आता है क्या? सीखता ही तो है। और उसके बाद फिर वह क्या बोलने भी लगता है, लिखने भी लगता है, समझने भी लगता है, समझाने भी लगता है। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है ना। तो बस हम वही शुरुआत कर रहे हैं। है ना? और जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो इंटरेस्ट होता है। अरे यार अब क्या बताने वाले हैं, अब क्या पता चलेगा। तो उस नवाचार के साथ, है ना, नवीनता के साथ पढ़ो। है ना? ठीक है बच्चों, तो देखो, तो राम। अब मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ शब्द लिया, क ले लिया, मैं ले लिया, और एक ल ले लिया। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, ल म क, है ना, पहले ल लिख दिया, फिर मैं लिख दिया, फिर क, तो क्या इस लमक का कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है ना। ये सार्थक नहीं होना, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यह वर्ण होने के बाद भी वह सार्थक नहीं है, तो इसलिए मैंने पूछा, बताया। सार्थक अर्थ के साथ सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या कहलाएगी? आपके शब्द कहलाएगी। क्या कहलाएगी प्यारे विद्यार्थियों? शब्द कहलाएगी। अब हम बात करते हैं एक और प्रश्न की। उच्चारण योग्य भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला आपके सामने देखो, उच्चारण योग्य सबसे छोटी इकाई, बताओ क्या होगी? सुरेंद्र विष्णु का आया है वर्ण। बताइए फटाफट से। उच्चारण योग्य भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण आ रहा है। वर्ण, प्रेम शेरावत, चंद्रकला, वर्ण आ रहा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से, क्विकली, फास्टली आंसर दीजिए।
विकास वरुण, अच्छा वरुण लिखना चाह रहे थे, वरुण लिखने में टाइपिंग का आ गया, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है, कोई बात नहीं। विचार वर्ण, वर्ण वर्ण वर्ण, देखिए फिर ध्यान दे, उच्चारण योग्य भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो देखो मैं बता दूं, अगर हाँ कोई नेट पर सर्च करके फिर लिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, आप आंसर सही दे दोगे यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको समझ नहीं पाओगे, ध्यान रखना। यहां पे अभी समझो, उच्चारण योग्य भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह अक्षर होती है प्यारे विद्या। अब कैसे होती है उसको समझना बड़े अच्छे से। क्या होती है? अक्षर होती है। और कैसे होती है? विकास का बिल्कुल सही आंसर है, औषध गौतम ने भी उसके ऊपर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अक्षर होती है उच्चारण योग्य, यहां क्या दिया गया है? उच्चारण योग्य। उच्चारण योग्य भाषा की सबसे छोटी इकाई, उच्चारण योग्य भाषा की सबसे छोटी इकाई कैसे है, ध्यान से देखना। मैंने यहां पर एक दिया क, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, ठीक है। क, क क्या है? एक अक्षर है। क्या है? एक अक्षर है। लेकिन अगर मैं इस क को इस तरह लिख देता हूं तो क्या आप इसको बोल पाएंगे? आप कहेंगे हाँ सर बोल सकते हैं क, मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आप बोल के देखो क के अंत में ए की ध्वनि आपको सुनाई देगी। क, बोलो क, ए आ रहा है लास्ट में। अगर मैंने इस क में से अगर ए को हटा दिया, अलग कर दिया, तो ये क आधा रह जाता है और उसको प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह होता है हलंत। क्या होता है? हलंत। और यह हलंत चिन्ह इस बात को प्रकट करता है कि इस वर्ण में, इस अक्षर में क्या नहीं जुड़ा हुआ है? स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। क्या नहीं जुड़ा हुआ है? स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब जब स्वर नहीं जुड़ा हुआ तो बिना ए की सहायता से इस क को बोल के दिखाओ आप, बोलो, बिना इस ए की सहायता से क का उच्चारण करके देखो, क, ए तो आएगा ही, अर्थात बिना स्वर की सहायता से, बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। क्लियर है ना? बिना स्वर की सहायता से, बिना स्वर की सहायता से किसी भी प्रकार के व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता, लेकिन लिखा जा सकता है। और लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हलंत होता है। क्या कहते हैं? जिसको हम हलंत कहते हैं। ठीक है, अब और देखिए, हो गया यहां पर। अब इसको अक्षर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सार्थक वर्णों का योग है। किसका है? सार्थक वर्णों का योग है। क्या है? सार्थक। जैसे क में अ मिला तो क में अगर आ मिल जाता तो का हो जाता, क में अगर ई मिल जाता तो की हो जाता। ठीक है, समझ गए? तो इसका इकाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? इसका उत्तर हमारे अक्षर हो जाएगा। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई। अब इसका आंसर बताइए सब फटाफट से। मैं पानी पी लेता हूं, आप आंसर लिखिए, बताइए फटाफट से मुझे। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई बताइए। बच्चा जब हम अभी वर्ण के भेद पढ़ेंगे ना, स्वर और व्यंजन, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा स्वर और वर्ण व्यंजन के बारे में, निश्चिंत रहिए। अभी हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ण के भेदों के बारे में नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल, देखिए भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई अगर हम कहेंगे तो जितनी देर से आप जो आंसर दे रहे हो, सभी बच्चों का लगभग लगभग वर्ण जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्या है आपका आंसर? वर्ण है। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या हो गई आपके? वर्ण हो गई। क्या हो गई प्यारे विद्यार्थियों? वर्ण हो गई। बिल्कुल सभी का सटीक और बिल्कुल सही आंसर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई आपके? वर्ण हो गई। क्लियर है? हाँ, अभी राइट हुआ है। अब मुझे बताओ, अब अगर इन प्रश्नों में से आपको कोई पूछ ले कि भाषा का सबसे संगठित रूप कौन सा है, तो आप आंसर दे सकते हो ना? क्या दोगे आप? वाक्य होता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? आप कहोगे शब्द होता है। उच्चारण योग्य भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर होता है। और भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? वर्ण होती है।
तो बताओ अब इसमें से क्या और अन्य प्रश्न बन सकता है क्या आपके? बन सकता है क्या? यानी कि आपने वर्ण, देखो अभी तो वर्ण के भेद नहीं पड़े, अभी तो केवल वर्ण की बात चल रही है, इस वर्ण से ही इतने प्रश्न बन चुके हैं, है ना? विचार मन में आने वाला, जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा प्रेम, सर विचार क्या होता है? तो ये प्रश्न पूछने का जो भाव अंतर में प्रकट हुआ है ना, वही क्या है आपका विचार है। विचार क्या है? अमूर्त रूप होता है। विचार क्या होता है? भाषा का अमूर्त रूप होता है, जिसे शब्दों के माध्यम से और वाक्यों के माध्यम से, पहले अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य के माध्यम से आप क्या करते हैं? मूर्त रूप प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? मूर्त रूप प्रकट करते हैं। तो वह आपका विचार होता है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों के? फटाफट से यस या नो में आंसर दे दीजिए। यस या नो में गिव योर आंसर इन यस और नो। बता दीजिए फटाफट। और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी बता दीजिए। किसी बच्चे के क्लियर नहीं हो तो दोबारा मैं बता सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम, सबके मैसेज पढ़ रहा हूं मैं आपके। बहुत मजा आ रहा है। नीलम चंद्रा, यस वेरी गुड, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे। देखो बच्चों, सर जी पूरा कोर्स कब कंप्लीट? अरे ये चिंता मत करो। देखो एक मेरी छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। बहुत से बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं, है ना, कि एक तो बहुत से बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर कितने पेज की कॉपी बनाऊं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं सर कोर्स कितने दिन में होगा। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलता हूं, जब आप रोटी खाते हैं तो क्या बाइट गिनते हैं क्या? नहीं गिनते ना। और उसके गिनते हैं क्या कि कितने खाने हैं मुझे? नहीं ना, जितनी भूख उतने खाते हैं, है ना? तो बिल्कुल ऐसा टेंशन नहीं लेना। टाइम से पहले आपका कोर्स होगा, आपके एग्जाम से पहले होगा, बहुत अच्छे से होगा। बस ये है दो चीज जो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहता हूँ, उसका ध्यान रखना। जो आपने जिस दिन पढ़ा है उसको उसी दिन दोहरान कर लेना। अगर उसको अगले दिन पर छोड़ दिया तो एक दिन पीछे हो जाओगे, मैं ये क्लियर कहता हूँ, ठीक है। तो जिस दिन जो पढ़ा है, जैसे आज आपने अभी वर्ण का ये पढ़ा है, तो इसको सेम डे जाके रिवाइज कर लेना। पढ़ ही लेना, ठीक है। पढ़ लोगे फिर उसको एग्जाम तक, क्या एग्जाम के बाद में भी नहीं भूलो, रिजल्ट आ जाएगा जब भी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। समझ में आया सभी बच्चों के? तो यहां तक लिख लिया था क्या हमने? ये लिख लिया था क्या वर्ण का? चलो ये परिभाषा लिखिए, वर्ण की परिभाषा लिखिए, सभी बच्चे नोट कीजिए। भाषा की सूक्ष्मतम व, लिखिए, वर्ण लिख के उसका डेश कीजिए। भाषा की सूक्ष्मतम व अविभाजित इकाई, भाषा की सूक्ष्मतम व अविभाजित इकाई वर्ण कहलाती है। एक चीज और बता दूं प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं, कि जब मैं आपको लिखाऊं, यहाँ पे समझाऊं, तो उस समय मत लिखना कभी भूल के भी, क्योंकि लिखने में ध्यान दोगे ना अगर, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। बच्चों पीडीएफ के अलावा भी मैं लिखा रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, है ना। हाँ ये तो परिभाषा तो मैंने यहाँ से बोल दी, लेकिन अभी समझाया जो है वो भी तो बताऊंगा ना। हाँ, तो भाषा की सूक्ष्मतम व अविभाजित इकाई वर्ण कहलाती है। भाई मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, समझाता हूँ, समझते समय समझो, फिर इसको लिखो। उससे क्या होता है कि दो बार रिवीजन होता है। एक बार तो समझा, दूसरी बार इसको लिखा तब, तो फिर पढ़ने में मजा आता है, बच्चों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। हाँ, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखो बच्चों, आप वर्ण के बारे में, भाषा के बारे में जो है ना, कक्षा 3 या 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और वही रटी रटाई परिभाषा पढ़ते हैं। लेकिन अब आप आ रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हो, तो वहां आपका जो लेवल है ना वो उससे ऊपर होना चाहिए, है ना। तो सूक्ष्मतम व अविभाजित, भाषा की सूक्ष्मतम व अविभाजित इकाई क्या कहलाती है? आपके वर्ण कहलाती है। लिख लिया यहां तक? रिकॉर्डेड क्लास से नोट्स बनाती हूँ बेटा, अगर लाइव है तो लाइव ले लो तो ज्यादा बेहतर है ना। अच्छी बात है, आप बनाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लिखिए, नोट करके लिखना है ना, नोट करके लिखना। नोट करके लिखो। वर्ण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ण के, वर्ण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
वर्ण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1 या स्टार या हैश जो भी आप लगाना चाहें, @ लगा लो, कुछ भी लगा लो। उसके आधार पर आप पहला लिखिए उसमें। वाक्य वाक्य भाषा का वाक्य भाषा का सबसे वाक्य भाषा का सबसे संगठित रूप होता है। वाक्य भाषा का सबसे संगठित रूप होता है। वाक्य भाषा का सबसे संगठित रूप होता है जिसके माध्यम से माध्यम से विचारों को जिसके माध्यम से विचारों को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। जिसके माध्यम से विचार को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। लिख लिया? नंबर 2 लगाइए, पॉइंट नंबर 2। नंबर 2 पॉइंट लगाइए। शब्द शब्द भाषा की शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की सबसे छोटी शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। हाँ, नोट्स इससे बना सकते हो, लेकिन बहुत सी चीजें होती है ना जो सामने लिखी हुई नहीं होती, फिर वो मिस हो गई तो इस वजह से, है ना। चाहो तो देखो, पढ़ना कैसे पढ़ना है आपके हाथ में है, हम बता सकते हैं। आप अगर अपने हिसाब से आपको वो बेस्ट लगता है तो आप वो कीजिए, ठीक है ना, मैं मना नहीं करता, है ना। जो मेरी तरफ से उचित लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको उचित लगता है कि नहीं, सर बाद में पीडीएफ से देख लेंगे, तो फिर पीडीएफ में ऐसा होता है कि बहुत सी चीजें बोल कर लिखाई जाती है ना, तो पीडीएफ में नहीं आ पाती है ना, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। तो शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं। जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं। जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपको अच्छा लगे, है ना। वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है प्रेम, अभी मैं रिवाइज कराऊंगा कंप्लीट, आप निश्चिंत रहो। मेरी क्लास में आपको कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा मुझे पता है कि क्लास थोड़ा सा शेड्यूल होने में लेट हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन निश्चिंत रहो, हर क्लास के बाद में जो पूरा मैटर पढ़ा है ना, हम उसको एक बार रिवाइज क्लास में ही कर लेंगे, निश्चिंत रहो। मेरा ध्येय हमेशा ये रहता है प्यारे विद्यार्थियों की बच्चा क्लास में ही उस टॉपिक को इतना क्लियर करके जाए कि बस उसके दिमाग में छप जाए, है ना। बाकी अगर आपका ध्यान ही अगर क्लास में नहीं होगा तो उसका फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगला लिखो। अगला लिखिए। उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से अक्षर उच्चारण की दृष्टि से अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण की दृष्टि से अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है।
उच्चारण की दृष्टि से अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से बताया मैंने। अगला लिखिए, वर्ण भाषा की सबसे सूक्ष्म व अविभाजित इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे सूक्ष्मतम व अविभाजित इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे सूक्ष्मतम व अविभाजित इकाई है। लिख लिया यहां तक? अरे यही हूं, कहीं नहीं गया मैं भाई। लिख लिया? अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वाला बोलना है क्या? वर्ण भाषा की सबसे सूक्ष्मतम व अविभाजित इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे सूक्ष्मतम व अविभाजित इकाई है। अब हम आज जो हमने पढ़ा उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भाषा व वर्ण विचार। देखो भाई बच्चों, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है ना, वे अब यहाँ पर ध्यान दे बहुत अच्छे से, है ना, समझना है आपको। तो देखो, भाषा संस्कृत के भाष धातु से इसका निर्माण हुआ है। भाषा जो शब्द है इसका निर्माण किससे हुआ है? संस्कृत की भाष धातु से। और इस भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों की संस्कृत ही हिंदी भाषा की जननी है, क्योंकि संस्कृत की, और जो संस्कृत की लिपि होगी वही हिंदी की होगी, तो संस्कृत की भी देवनागरी और हिंदी की भी देवनागरी। हम अगर शाब्दिक अर्थों में देखें तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे हमने पढ़ा कि भाषा के तीन रूप होते हैं, तीन भेद होते हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। अगर हम बात करें इतिहास को मद्देनजर रखते हुए तो सबसे पहले संकेतों के माध्यम से मानव अपने आचार विचारों का, अपने विचारों का, अपने भावों को क्या करता है? प्रकट करता था। विभिन्न प्रकार की किलकिलाहट करके, चिल्ला करके, इशारों के माध्यम से। ठीक है, आपने देखा होगा कि कक्षा में जब आप कक्षा 3 4 5 6 7 में पढ़ते होंगे, बड़े का तो पता नहीं, लेकिन आपके अगर शिक्षक ने आपकी तरफ आंखें निकाल करके देख दिया तो आप क्या करते? चुप हो जाते थे। आपका अगर शिक्षक आपको ऐसे कह देता श्श, तो आप समझ जाते कि चुप हो जाते। तो वह कौन सा था? संकेतों के द्वारा। हमने एक बच्चे के माध्यम से, नवजात शिशु के माध्यम से समझा था कि एक नवजात शिशु जो होता है, जब वह रोता है तो उसकी माँ को पता चलता है कि अब यह क्या है? भूखा है, इसको भूख लगने लगी है। लेकिन अगर उसको दुग्ध पान कराने के बाद वह चुप नहीं होता तो वह समझ जाती है कि इसके शरीर में कहीं ना कहीं पीड़ा है। वह फिर क्या करता है? क्या करती है? माँ डॉक्टर को दिखाती है। ठीक है, अब संकेत में भी अलग अलग होता है। एक तो आंगिक होता है, एक चिन्हित या निर्देशित होता है। आंगिक में अंगों के द्वारा, आंगिक में क्या होता है? अंगों के द्वारा वह बताता है विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करके। क्या करता है? विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करके। जैसे कि अब रोएगा तो रोते वक्त अगर वह बार बार मुंह में हाथ डाल रहा है, अंगूठे को चूस रहा है, उंगली को चूस रहा है, इसका मतलब वह भूखा है। वह क्या है? भूखा है। फिर बात करते हैं चिन्हित। चिन्हित का क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जब आप कहीं पर जाते हैं, कहीं पर टर्न लेना होता है, रुकना होता है, ब्रेकर होता है, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के साइन बोर्ड, जिनको हम अंग्रेजी में भी कहते हैं, चिन्हित बोर्ड क्या होते हैं? वहां पर लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थी? वहां पर लगे हुए होते हैं, उनके माध्यम से हम समझते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वह विभिन्न प्रकार के अंगों के द्वारा रुकना, करना, बढ़ना बताता है। फिर हमने बात की कि जो सांकेतिक भाषा है उसकी कोई लिपि नहीं, वह सार्वभौमिक है। क्या है? सार्वभौमिक। विश्व में आप कहीं भी चल जाइए, वहां पर एक ही प्रकार के संकेत, सब जगह संकेत, ये बुलाने के लिए ये वाला रहेगा, भेजने के लिए ये वाला रहेगा, रुकने के लिए ये वाला, चुप के लिए ये वाला, बोलने के लिए ये वाला, सुनाई नहीं दे रहा इसके लिए ये वाला, यही चिन्ह रहेंगे, बदलेंगे नहीं। इसलिए ये इसको सार्वभौमिक कहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो संकेत के बाद मौखिक आता है। तो मौखिक का जो मुख्य रूप होता है वो तो वाचन, बोलना। बोलने में क्या निकलती है? ध्वनि। और ध्वनि से क्या निर्माण होता है? भाषा का जो कौन सी है? अपनी हिंदी है। लिखित में
मौखिक को जब लिखित रूप दिया जाता है, अमूर्त को जब मूर्त रूप दिया जाता है, तब वह लिपिबद्ध होती है। लिपि में क्या होता है? वर्णों का निर्माण। और ये वर्ण कौन सी लिपि से बने होते हैं? हमारे हिंदी में देवनागरी में। किस में बने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? देवनागरी लिपि में बने होते हैं। आगे हमने बात की वर्ण की, कि भाषा की सबसे सूक्ष्मतम व अविभाजित, जिसका विभाजन नहीं किए जा सके, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, वह क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण कहलाते हैं। फिर बात आती है कि भाषा भाषा किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? विचारों के माध्यम से, है ना। विचार के माध्यम क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। वाक्य का माध्यम शब्द बनते हैं, शब्द का माध्यम अक्षर, और अक्षर का माध्यम वर्ण, और वर्ण का कोई और माध्यम नहीं होता है। फिर हमने उदाहरण के द्वारा देखा, फिर कुछ चीजें हमने देखी कि भाषा का सबसे संगठित रूप देखा हमने, तो वह वाक्य था। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई के बारे में हमने बात की, तो वह शब्द थी। उच्चारण योग्य भाषा की सबसे छोटी इकाई की हमने बात की, तो वह अक्षर थी। और भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या थी? वर्ण थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा को ही पढ़ा है। अभी तक हम भेद बन ही गए हैं। हमने भाषा पढ़ा है और आज वर्ण पढ़ा है। देखो, अगर शिक्षक चाहता ना, तो मैं आज चाहता तो आपको 2 परिभाषा लिखा के लिखित, मौखिक, सांकेतिक 2 उदाहरण बता के फ्री कर सकता था, समझना। लेकिन जेन्युइन क्लासेस का और मेरा कभी ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चों से कोई भी ऐसा तथ्य छुपा रहे। एग्जाम में आ जाएगा, समझना, मैं नहीं पढ़ा था अभी, कोई चीज नहीं पढ़ा हूँ, वो एग्जाम में आ जाएगा, सर आपने तो पढ़ा ही नहीं था। अब इनमें से कोई भी एग्जाम में आ गया तो आपका तो 1 या 3 नंबर कंप्लीट हो गए ना, पक्के हो गए। और वही 1 1 2 2 करके ही आपका सिलेक्शन होता है, नहीं होता है क्या? तो बस वहां जब आपका सिलेक्शन हो जाए ना, तो याद कर लेना, वही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है एक शिक्षक के लिए, कि उसका विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। ठीक है ना बच्चों? तो यहां तक हो गया हमारा, कंप्लीट है, क्लियर है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, है ना। अरे सुरेंद्र बिश्नोई कह रहा है नहीं हुआ तो मैं एक बात कहूंगा इस पे कि बेटा, जब आप विद्यालय जाते हैं तो आपका सीधा 10वीं में एडमिशन हो जाता है क्या? नहीं होता ना। उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है? नर्सरी, केजी, केजी 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? मान लीजिए आप पहला एग्जाम दे रहे हैं, आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी मेहनत अच्छी है ना। मैं किस्मत भी तब काम करती है जब आपकी अच्छी मेहनत हो, आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो, है ना। समझना। तो किस्मत भी आपका साथ देती है। नहीं हुआ एक बार में, अगली बार प्रयास कीजिए, क्योंकि बार बार प्रयास करने पर ही होता है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि यहां से पढ़ने के बाद आप बुक उठाकर नहीं देखते, जो समझा है उसको नहीं देखते, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप को धोखा देना है। और हर व्यक्ति जानता है कि वो कितना पढ़ रहा है, कितने ईमानदारी से पढ़ रहा है। तो ये तो बात ही नहीं होती है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए ध्यान रखो, हर चीज एक प्रोसेस से होती है। हमने कौन से एग्जाम में कौन सी गलती की है, तो हम उस गलती को ना दोहराएं, ये हम सीखते हैं। हमें पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, हमें पिछले पेपरों को देखना होना चाहिए कि वहां कैसे प्रश्न बने हैं। मैं आप मेहनत करते हो और हम भी मेहनत करेंगे तो पक्का हमारा सिलेक्शन। अरे बीएसटीसी में तो होगा ही। साथ में आपको बता दूं मैं, ये ग्रामर आपके आगे खूब काम आने वाली है जब आप लेवल फर्स्ट का एग्जाम देंगे ना। रीट का पेपर देंगे ना, रीट में भी हो जाएगा, और रीट के बाद जो आपके मेन एग्जाम होगा ना, उसमें भी हो जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, बस पढ़ने पे फोकस कीजिए। समझ में नहीं आए तो पूछ। तो मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दो। अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें हम वर्ण की भेदों के बारे में जानेंगे। तो जी पिछली बार में भी बहुत कम, अरे अब नहीं होने वाली, मस्त रहिए आप, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। राधे राधे लिख दीजिए एक बार।